तो 23 का महासंग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 144 के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। हम आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची का भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और ये समझा जा रहा था कि नवरात्र में ही मध्य प्रदेश की भी सूची जारी होगी। तो अब पहली सूची जारी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा की अपनी पारंपरिक सीट से, भोपाल मध्य से आरिफ मसूद उम्मीदवार होंगे। उज्जैन उत्तर से माया राजेश त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अगर हम इंदौर 1 की बात करें तो संजय शुक्ला जो सिटिंग एमएलए उनको कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। इंदौर 2 से चिंतामणि चौक से मैदान में है। दूसरी ओर इंदौर 4 से राजा मधवानी को कांग्रेस ने अपना टिकट दिया है। इस तरह से श्योपुर से बाबू जंडेल को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं विजयपुर से राम निवास रावत जी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बताते चलें कि कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की सूची मध्य प्रदेश में जारी कर दी है। इसमें 19 महिला उम्मीदवार हैं, 6 उम्मीदवार जैन समुदाय से हैं, 6 उम्मीदवार अल्पसंख्यक हैं, 1 मुस्लिम है। जो कुछ खास नाम जो कि चर्चा में हैं, एक जो बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो पारंपरिक सीट है जहां से वो खुद उम्मीदवार हैं, वहां विक्रम मस्ताल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। विक्रम मस्ताल कुछ दिनों तक 2008 तक हनुमान का किरदार सीरियल्स में निभाया करते थे। वहीं जो है लाहर सीट जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी की पारंपरिक सीट है जहां वो हर बार चुनाव जीतते आ रहे हैं, गोविंद सिंह पर फिर भरोसा कांग्रेस ने जताया है। राऊ से जीतू पटवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। कुछ खास नाम जो कि कांग्रेस की सूची में हैं उनकी चर्चा जरूर करना चाहूँगा। राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को टिकट दिया गया है। उसी तरह से दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह चांचौड़ा से उम्मीदवार हैं, जबकि सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे को अटेर से उम्मीदवार बनाया गया है। कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया झाबुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक और प्रमुख सीट जिसकी चर्चा करना आवश्यक है वो है हाट पिपल्या सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी दावेदार थे, लेकिन यहां राजवीर सिंह बघेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो इस तरह से कांग्रेस ने अपने जो 230 सीटों में से 144 सीटों की घोषणा कर दी है और इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको कि माना जा रहा था कि ये अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव मैदान में होंगे, और जब लिस्ट जारी हुई तो ऐसा ही पाया भी गया। लेकिन साथ ही कांग्रेस ने कुछ ऐसे नाम भी उतारे हैं जिनको कह सकते हैं कि शायद उसकी उम्मीद नहीं थी। एक सतना सीट की बात करना चाहूँगा। सतना सीट से जब बीजेपी के विधायक ने इस्तीफा दिया तो ये माना जाने लग गया था कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस उन्हें वहाँ टिकट दे सकती है, लेकिन वहाँ सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सूची पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता मोहित गर्ग जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राम पांडे जी, अब आपकी सूची भी आ गई है और चुनाव मैदान में योद्धाओं की पहली टीम आपने उतार दी है। जो बची खुची है वो भी अब निश्चित तौर पर कुछ दिनों में आ ही जाएगी। अब इसके बाद पार्टी के कॉन्फिडेंस का क्या कहें? जी, सबसे पहले तो नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आत्मविश्वास तो कमलनाथ जी का, कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही है, क्योंकि जो भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा रहता है। जीत हार जिंदगी का एक पार्ट होता है, लेकिन जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उसकी जीत तो हमेशा ही होती है। और नवरात्रि का जैसा कि हम बता भी रहे थे कि श्राद्ध पक्ष के बाद हमारी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार श्राद्धों में सूची निकालना, घोषणा करना शुभ नहीं माना जाता है। तो हमने कई ज्योतिषियों से भी बात की और पूरा जो धर्म के अनुसार था, और आज से नवदुर्गा की शुरुआत है। देवी जी का आशीर्वाद रहे, लक्ष्मी जी, सरस्वती, दुर्गा सबका आशीर्वाद रहे। तो सूची आज जारी की, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन होती है। तो हमारे जो प्रत्याशियों की सूची है वो जनता के
द्वारा ये घोषित की गई है, जनता के द्वारा निर्णय लिया गया है। हमने कई लेवल पर सर्वे कराया गया था और हमारे हर सर्वे में इन्हीं प्रत्याशियों का नाम टॉप पर आया था। तो जनता से पूछकर हमने प्रत्याशी तय किए हैं। 19 हमने माता बहनों को, लाडली बहनों को भी 19 को हमने टिकट दिया हुआ है। तो हर दृष्टि से हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, हर वर्ग के साथ न्याय किया गया है और जनता की जो इच्छा थी उस हिसाब से हमने ये टिकट घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार अपनी लिस्ट जारी की, तब भी मुझे लगता है अभी इतने प्रत्याशी वो घोषित नहीं कर पाए। और अभी चुनाव में 1 महीने से ज्यादा का समय है और समय से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने 144 लोगों की सूची जारी कर दी है और संभवतः इनमें से ज्यादातर लोग चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। जी राम पांडे जी को बीजेपी बार बार आपकी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। आज की सूची में जैसा आपने देखा, थोड़ी देर पहले मैंने नाम भी लिए थे, कई नाम ऐसे हैं जो कि परिवार से ही आते हैं, जैसे कि विक्रांत भूरिया जी, कांतिलाल भूरिया के बेटे, ऐसे ही सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे, दिग्विजय सिंह के बेटे और भाई दोनों को, जयवर्धन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह, इन दोनों को भी टिकट दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की सीटें जब आप तय कर रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार जब मैदान में उतार रहे हैं, तो आपके विपक्ष को या बीजेपी को फिर एक बार आप पर हमला करने का मौका मिलेगा? जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जीतू पटवारी जी के परिवार में कौन विधायक मंत्री था? जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुणाल चौधरी जी के परिवार में कौन मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंकज उपाध्याय जी किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें से हमारे 90% लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई विधायक मंत्री नहीं रहा और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनको जनता 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार से लगातार जिता रही है। वोट तो जनता ही देती है ना। जो भी, यदि किसी के पिता विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन संविधान ने अधिकार तो जनता को दिया है ना कि मुख्यमंत्री का बेटा है लेकिन उसको विधायक आप ही बनाओगे। मुख्यमंत्री अपने बेटे को डायरेक्ट विधायक नहीं बना सकता है, विधायक जनता ही बनाएगी। तो यदि हम परिवारवाद को बीच में लाते हैं तो हम जनता का अपमान करते हैं, क्योंकि जनता ही वोट देती है। और जब हम किसी दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं तो अपने घर को देखना चाहिए कि आपकी यहाँ क्या है। कभी बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिल जाता है तो कभी पिता कैलाश विजयवर्गीय को मिल जाता है, कभी भाई जालिम सिंह पटेल को मिल जाता है तो कभी भाई प्रहलाद सिंह पटेल को मिल जाता है, कभी बेटी यशोधरा सिंधिया को मिल जाता है तो कभी मां यशोधरा सिंधिया को मिल जाता है। तो सबसे पहले अपने घर में झांकना चाहिए। और ये परिवारवाद पर जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो जैसे आसमान पर हम की ओर थूकते हैं तो वो थूक हमारे चेहरे पर आकर गिरता है। तो सबसे पहले ये थूक भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर आकर गिरता है। ये इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी जो भी बातें करती है बेफिजूल की करती है। वोट जनता को देना होता है, जनता क्या चाहती है वो हमें देखना चाहिए। जनता ने 2018 में कांग्रेस को चुना था, लेकिन आपने क्या किया? जनता का अपमान किया, विधायकों को खरीदा, बेंगलोर ले गए। तो जनता का जो आपने 2020 में अपमान किया था उसका भी बदला जनता इस चुनाव में लेगी। जनता के लिए आपने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, 50% हर जगह कमीशन लिया। तो जनता के साथ जो आपने अन्याय और अत्याचार किया है वो जनता 17 नवंबर को आपसे उसका बदला लेने वाली है। तो जनता सर्वोच्च होती है संविधान और लोकतंत्र के अंतर्गत। तो जनता का जो निर्णय है वो सब स्वीकार करेंगे और जनता का निर्णय इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी से भारी बहुमत से जिताना है। जी बिल्कुल, राम पांडे जी आप बने रहें। मोहित गर्ग जी, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, आपने अलग अलग किस्तों में जो सूची जारी की थी जितने उम्मीदवारों की, उससे अधिक ही नाम कांग्रेस ने जारी कर दिए हैं, ऐसा कांग्रेस का क्लेम है। अब आप क्या कहेंगे? जी मोहित, ऑडियो नहीं आ रहा है। चलिए मोहित जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगा। इस बीच सुनील श्रीवास्तव हमारे मध्य प्रदेश संपादक जो है जुड़ गए हैं। सुनील, अब जब बीजेपी कांग्रेस की सूची जारी हो गई, इस सूची में क्या आपको कुछ नए चेहरे या कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं जिसके के बारे में थोड़ा आश्चर्य होता है? देखिए अभय जी, अगर हम बात करें तो आश्चर्य जैसी कांग्रेस में इस सूची में फिलहाल कोई
ज्यादा परिवर्तन कांग्रेस ने नहीं किए हैं। सिर्फ कुछ युवा चेहरे ही कांग्रेस सूची में नए लाई है। बाकी जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, या जो 2018 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर हार चुके हैं, उन कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने, ज्यादातर वही चेहरे हैं। अगर हम नए चेहरों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी में विक्रम मस्ताल को यहाँ पर टिकट दिया गया है। टीवी एक्टर हैं और अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 1 साल पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ली थी और लगातार नर्मदा और नर्मदा बेल्ट से जुड़े हुए इलाकों में जो विक्रम मस्ताल हैं उनकी गतिविधियां चल रही हैं, राजनीतिक तौर पर लोगों से संपर्क में है। शिवराज सिंह चौहान के सामने उनको उतारा गया है। अगर हम नरेला की बात करें भोपाल की, विश्वास सारंग यहाँ से तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे। इनके सामने यूथ कांग्रेस का जो चेहरा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं मनोज शुक्ला, एक साल से बहुत ज्यादा सक्रिय थे और लगातार 5 साल पहले ही कमलनाथ जी ने इनको आश्वस्त कर दिया था कि नरेला से आपको टिकट दिया जाएगा, आप तैयारी कीजिए। तो मनोज शुक्ला लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे और यही वजह है कि मनोज शुक्ला को यहाँ पर नरेला से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर हम यहाँ पर सुर्खी की बात करें तो सुर्खी में भी गोविंद सिंह के खिलाफ डॉक्टर जो गोविंद राजपूत हैं, भाजपा जो कांग्रेस छोड़ भाजपा चले गए थे, पिछला उपचुनाव वहां से पारुल साहू को कांग्रेस ने लड़वाया था। पारुल साहू और गोविंद सिंह लगातार कई चुनाव आमने सामने लड़ते आए, लेकिन इस बार जरूर कांग्रेस ने यहाँ से नया चेहरा दिया है नीरज शर्मा के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जतारा से हरिशंकर खट्टी मंत्री रहे शिवराज सरकार में, इस बार विधायक हैं, उनके खिलाफ किरण अहिरवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 का किरण अहिरवार ने लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर और हार गई थी। इस बार क्योंकि क्षेत्र में सक्रियता रही है, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। पृथ्वीपुर की बात करें तो पिछली बार जो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं बृजेंद्र सिंह राठौर, उनका निधन हो गया था कोविड में और उसके बाद यहाँ से नितेंद्र सिंह को, उनके बेटे को टिकट दिया गया था। हालांकि वो उपचुनाव हार गए थे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर नितेंद्र पर भी भरोसा जताया है। अगर हम और नामों की बात करें तो बिजावर, क्योंकि बिजावर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं बबलू शुक्ला, वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। हालांकि कांग्रेसी पृष्ठभूमि है और यही वजह रही है कि पिछली बार चरण सिंह यादव जो हैं एक नेता हैं और खनन से जुड़ा हुआ इनका नाम है, चरण सिंह का, यूपी से ताल्लुक रखते हैं, ये बहुत सक्रिय थे। यहाँ पर टिकट के लिए बड़ा मलहरा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा मलहरा से टिकट न देकर चरण सिंह यादव को बिजावर से टिकट दिया है। बबलू शुक्ला के सामने चरण सिंह यादव होंगे। रिपीट एक टिकट यहाँ पर रामसिंह भारती का मलहरा से किया है। पिछली बार उपचुनाव में मलहरा से साध्वी रामसिंह भारती को उतारा गया था प्रद्युमन लोधी के खिलाफ, लेकिन ये चुनाव हार गई थी और इस बार फिर रिपीट ये टिकट किया गया है। इसके अलावा के कुछ नाम और हैं अभय जी, जो कह सकते हैं नागौर से, जैसे डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल हैं। इसके अलावा यहाँ पर महगांव से बबीता साकेत हैं। ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनको यहाँ पर मौका एक बार नए तरीके से। सुनील, आप बने रहे। इस बार मोहित गर्ग जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, बीजेपी प्रवक्ता। मोहित जी, अब कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है, जो 144 सीटें हैं उस पर उनके प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और नाम सबके सामने हैं। आपकी तरफ से भी नाम सामने आ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से भी नाम आ चुके हैं। कांग्रेस की पहली सूची के बाद आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा सबका कल्याण करें। तकनीकी का कानून, शायद मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा था जी, और कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। देखिए, कुछ समय पहले से आप देख रहे हैं कि पहले महिला बिल आया, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि इसमें आपने SC ST OBC वर्ग का आरक्षण क्यों नहीं किया। तो आज जो सूची आपने जारी करी, कांग्रेस ने जारी करी है, उसमें 19 महिलाएं हैं, उसमें OBC वर्ग की 3 महिलाएं हैं। तो जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से तो संख्या बढ़नी चाहिए थी जी। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताता है कि ये जितने भी मुद्दे इस तरह के उठाते हैं, इसका पूर्ण तरह से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आपने 144 लोगों की सूची जारी करी, तो लगभग उसमें 33% के हिसाब से करीब 40 के आसपास महिलाएं होनी चाहिए थी और उसमें OBC वर्ग का ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए था क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है जी। तो अच्छा, इनको बधाई, सबसे पहले भी इतनी जद्दोजहद के बाद फाइनली ये लिस्ट को निकाल पाए। मगर अब इनकी दूसरी समस्या शुरू होगी। इनकी समस्या ये शुरू होगी कि जिनके टिकट काटे हैं या जो उनके अभ्यर्थी थे, जो उनके चाहने वाले थे, जिनको टिकट चाहिए थी, उनको टिकट आपने दी नहीं है,
तो अब विरोध का सिलसिला जारी होगा, शुरू होगा। तो उस विरोध के सिलसिले को निपटने के लिए अब इनकी दूसरी जद्दोजहद चालू होगी, और दूसरी सूची आने में इनको बड़ा लंबा समय इसमें लगेगा कि पहले इस जद्दोजहद से निपटेंगे तब दूसरी सूची पर आ पाएंगे। जी बिल्कुल, बने रहे मोहित जी हमारे साथ। डॉक्टर राम पांडे जी, बीजेपी ने अपनी तरफ से एक गोला तो दाग ही दिया है, नवरात्र है, पहले ही दिन है, शुभकामनाएं भी दी हैं और चांदमारी भी शुरू की है। पहला सवाल आपसे वही पूछा गया है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण जबकि बात जब देश भर में है, तो आपने सिर्फ 19 महिलाओं को टिकट क्यों दिया? 144 में कम से कम 40 तो देते। दूसरा ये कि ओबीसी को भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया, क्या जवाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। महिला बिल सबसे पहले कांग्रेस लेकर आई, राज्यसभा लोकसभा में कांग्रेस लेकर आई, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, विरोध के कारण महिला बिल पास नहीं हो सका था। ये बात बता रहा हूं मैं 2014 की, जब मनमोहन सिंह सरकार थी। अभी मोदी सरकार महिला बिल लेकर आई, कांग्रेस ने समर्थन दिया, और कांग्रेस ही नहीं देश की सभी पार्टियों ने समर्थन दिया। मात्र पूरे देश में 2 सांसद ऐसे थे जिन्होंने विरोध में वोट डाला। तो ये लोग इतने झूठे लोग हैं कि क्या समझाएं, मीडिया को ही झूठा साबित कर देते हैं। मीडिया ने खुद ने बताया कि मात्र 2 सांसद ऐसे थे जिन्होंने महिला बिल का विरोध किया था। कांग्रेस ने मांग की थी कि इसमें बिल के अंदर ओबीसी महिलाओं को भी रखा जाना चाहिए। दूसरी कांग्रेस ने मांग की थी कि भाई राष्ट्रपति के जब साइन हो चुके हैं तो जिस दिन राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं उसी दिन से बिल लागू हो जाता है। अब ये बिल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बनाया है कि राष्ट्रपति का भी अपमान कर दिया। राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं लेकिन बिल लागू नहीं हुआ है। बीजेपी ने ऐसी उसमें शर्तें डाल दी हैं कि महिलाएं, हमारी देश की माता बहनों को नहीं पता है कि ये बिल किस तारीख से लागू होगा। इसमें 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, क्योंकि बीजेपी ने इसमें जनगणना डाल दी है और जनगणना बीजेपी करा नहीं रही है, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी, 2023 आ गया, 2023 खत्म हुए, जनगणना नहीं कराई है। तो बीजेपी की जो महिला आरक्षण बिल के प्रति जो सोच है वो केवल धोखा देने की है, जो जैसा कि बीजेपी का काम है हर चीज पर देश की जनता को धोखा देना। तो ये महिला आरक्षण बिल पर भी बीजेपी धोखा दे रही है। और हमने अभी जो सूची जारी की है वो बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को हमने टिकट दिया है। इनकी आप सूची की और हमारी सूची की तुलना कर लीजिए, और हमने 19 महिलाओं को देख लिया है, आप 19 के 19 महिलाएं देख लीजिए, लगभग उसी बल से हैं सारी। ठीक है, मतलब जो भी हमारे देश में जिन लोगों को न्याय नहीं मिला था, जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए था, सारी लगभग सभी महिलाएं SC ST और OBC वर्ग से हैं। और ये कहते हैं कि SC ST और OBC वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया है। तो हमने तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को दिया है, और हमने तो यूपी में 40% महिलाओं को दिया था। महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायत में हमने दिया था। आज मध्य प्रदेश में जितनी भी महिला सरपंच हैं, आज मध्य प्रदेश में जितनी भी महिलाएं जनपद अध्यक्ष हैं, आज मध्य प्रदेश में जितनी भी महिलाएं जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो सब कांग्रेस ने जो आरक्षण दिया था उसकी देन है। तो कांग्रेस ने महिला हो, SC हो, ST हो, OBC हो, मतलब जिस वर्ग के साथ न्याय नहीं हुआ है, तो कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की है कि उस वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए। हमने तो साध्वी को दिया, आप देखिए इन्होंने साध्वी उमा भारती का टिकट काट दिया, और हमने साध्वी भारती को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी को टिकट दिया है। हमने तो हनुमान जी को टिकट दिया है शिवराज जी के विरोध में। ये टिकट देते हैं तो रावण को देते हैं, जो रावण का रोल निभाता है उसको देते हैं। हमने टिकट किसको दिया? ये बड़ी मजेदार बात आपने कही मोहित जी, आपसे एक जवाब तो बनता है। हम इस देश में इस समय देख रहे हैं कि सनातन की चर्चा हर जगह होती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी एक दूसरे पर सनातनी होने न होने का आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। अब कांग्रेस ने तो क्लेम कर दिया साहब कि हम तो हनुमान को और साध्वी को टिकट देते हैं, आप रावण को टिकट देते हैं, क्या कहेंगे? मतलब उस पर तो आप हंसी भी शायद नहीं आ पा रही है। आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र सार्वजनिक तौर पर खड़े हैं डीएमके के उस बयान के साथ जिसमें सनातन को समूल नष्ट करने की बात की गई, सनातन को डेंगू मच्छर मलेरिया के साथ जोड़ा गया। तब आप कहां थे? अब आपको नवरात्र याद आ रहे हैं कि नवरात्र में सूची निकालनी चाहिए, अब आपको साध्वी याद आ रही है, अब आपको, तो आपकी पार्टी की विचारधारा तो सनातन के साथ जुड़ती नहीं है। आप तो सनातन का विरोध करने वालों के साथ खड़े हैं, अधिकतर तौर पर खड़े I.N.I में। आपने क्या ये बात बोली सार्वजनिक तौर पे कि हम डीएमके के बयान का खंडन करते हैं और डीएमके उस बयान को वापस ले, अन्यथा हम ये गठबंधन छोड़ देंगे या डीएमके को बाहर कर देंगे? क्यों नहीं कहा?
क्योंकि साउथ में आपको सनातन नहीं चाहिए, यहाँ पर आप सनातन की बात करने लगे। इसके पहले कभी कथा नहीं कराई, अब आपको कथा कराइए ना। आप भी हिंदू है, मगर हिंदू है तो हिंदू मानिए तो अपने आप को। हम हिंदू है, हम हिंदू मानते हैं अपने आप को, हम तो प्रदर्शन नहीं करते कि हम हिंदू है, मगर आप हिंदू होने का सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। सनातनी है आपने क्यों नहीं डीएमके के बयान का विरोध किया? अभी आपको बड़ी चिंता हो गई नवरात्र की, हनुमान जी की, साध्वी जी की। भाई अभी हमने आपने उमा भारती का टिकट काट दिया, तो उमा भारती जी सांसद है, उमा भारती जी का टिकट काट दिया, टिकट कहां काट दिया? अब जब वो सांसद पे आते तो चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दिलचस्प होना ही है। अब तो जब योद्धा मैदान में आ गए हैं तो सियासत की जंग देखने का मौका तो लोगों को मिलेगा ही, और बाकी जनता तो है ही तय करने के लिए कि उसको किसका साथ देना है नहीं देना है। एक बार सुनील, आपसे एक चीज़ और जरूर समझना चाहूँगा, जो हाट पिपलिया की सीट है उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। कैलाश जोशी जी के पुत्र दीपक जोशी जी यहाँ से एक प्रबल दावेदार थे, माना भी जा रहा था कि दीपक जोशी को यहाँ से कांग्रेस टिकट दे सकती, लेकिन वहाँ राजवीर सिंह बघेल को टिकट दिया गया। ऐसे ही सतना सीट के लिए उम्मीदवार घोषित करके कांग्रेस ने उन चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया है कि बीजेपी से विधायक ने इस्तीफा दिया है तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और उनको टिकट दिया जा सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हाट पिपलिया की बात करें अभय जी, तो पिछली बार भी राजवीर सिंह बघेल जो हैं उनका ही नाम चर्चाओं में था, वही वहां से चुनाव लड़े थे। और उसके बाद जरूर ये कांग्रेस ने बताने की कोशिश की है कि जो सर्वे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये था कि जो कमलनाथ जिन सर्वों की बात 5 साल पहले से कह रहे थे, जीतू पटवारी हो या विजय लक्ष्मी साधु हो या सज्जन वर्मा, जिनको ये कमलनाथ द्वारा ये कह दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, आपका सर्वे ठीक नहीं आई पहली रिपोर्ट, तो उन सर्वे पर भी ऐसे में सवाल उठ सकते थे। और यही वजह रही कि कई ऐसे नेता जो दूसरे दलों से आए उनको टिकट देने से कांग्रेस ने थोड़ा परहेज किया है। दूसरा, जो नेता आए हैं, अब हम नारायण त्रिपाठी की बात करें तो एक बात यहाँ ये भी कही जा रही है कि नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में उनका उपयोग करेगी, पूरे विंध्य में उनकी सभाएं कराएगी, वो अभी सदस्यता लेंगे मंडे को, और उसके बाद नारायण त्रिपाठी को लोकसभा का चुनाव सतना से लड़ाएगी पार्टी। तो इस पर विचार किया जा रहा है। और क्योंकि कांग्रेस लोकसभा को भी देख रही है कि लोकसभा में कौन ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, दीपक जोशी हो सकता है लोकसभा में उनको टिकट दिया जाएगा पार्टी की तरफ से और लोकसभा पे चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट हो सकते थे अभय जी, जैसे अवधेश नायक की हम बात करें, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लगातार वहां से बीजेपी से भी कांग्रेस में कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किए हैं और लगातार मुखर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष भी रहे, उनको यहाँ से दतिया से टिकट दिया गया है। हालांकि लगातार राजेंद्र भारती वहां से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार राजेंद्र भारती को चुनाव टिकट नहीं दिया गया है और यहाँ पर अवधेश नायक को दिया गया। तो कमलनाथ ने जरूर पार्टी कांग्रेस ने बताने की कोशिश की है कि दावेदार कोई भी हो या दूसरे दलों से जो लोग आए हैं सभी को टिकट नहीं दिया जाएगा, जो जिताऊ कैंडिडेट ही होगा उनको टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल, ये फॉर्मूला जो है उसको पार्टीज ने ध्यान में रखा है और किसी तरह के दबाव में आए बिना इस समीकरण का और उन सर्वेज का शायद ज्यादा ध्यान रखा है, जिसके साथ हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो, कड़ा हो, कांटे का हो और जीत मिलने की संभावना हो। बहरहाल राम पांडे जी, मोहित गर्ग जी, सुनील, आप तीनों इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी संग्राम की अगली कड़ी जो है वो आज सामने आ गई है। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा 3 राज्यों में कर दी है। मध्य प्रदेश में 144 नामों की घोषणा कर दी गई है। तो देखना अब ये दिलचस्प रहेगा कि जो बची हुई सीटें हैं उन पर जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कब की जाएगी। अभी की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।